टॉपिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ परनिशियस एनीमिया। एक्चुअली में कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि परनिशियस एनीमिया क्या होता है, उसका कॉजेज एंड साइन सिम्पटम। तो आज के लेक्चर में हम ये आपको बताएंगे कि परनिशियस एनीमिया का कॉजेज और साइन सिम्पटम अगर आपको पता चल जाए तो आप सबसे पहले उसे डायग्नोस में कौन सा टेस्ट लिखेंगे। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एनीमिया के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ परनिशियस एनीमिया। अगर आपके पास एनीमिया का पेशेंट आ जाए, अगर आपके पास एनीमिया का पेशेंट आ जाए और आपको पता चल जाए कि इसका साइन एंड सिम्पटम क्या है। साइन सिम्पटम मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको साइन सिम्पटम और कॉजेज का पता चल जाए तो सबसे पहले आप दिमाग में तो ये आएगा ना कि हम इसे टेस्ट कौन सा लिखें। तो उसी टेस्ट को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट हो रहा है कि सबसे पहले आप पैनसाइटोपेनिया का देखेंगे। मतलब कि पैनसाइटोपेनिया में आप कौन सा टेस्ट, पैनसाइटोपेनिया होता क्या है, इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट सभी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले आप CBC जांच कराएंगे। CBC सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट कराएंगे, CBC। उस CBC से आपको पता चल जाएगा कि RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों कम रहेंगे। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं क्या, पैनसाइटोपेनिया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है ये पैनसाइटोपेनिया का है। तो पैनसाइटोपेनिया किस एनीमिया के अंतर्गत आता है, परनिशियस एनीमिया में। मतलब कि पैनसाइटोपेनिया में क्या आपको दिखेगा कि RBC, WBC, प्लेटलेट इनका नॉर्मल रेंज क्या कर जाता है, घट जाता है ना। तो आपको ये चीजें किससे पता चलेगा, CBC से पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों घटे रहेंगे। तो वो पेशेंट किसका रहेगा, परनिशियस एनीमिया। अगर इससे भी कंफर्म नहीं हुआ तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक रेड सेल्स। ये टेस्ट क्या होता है जानते हैं, ये टेस्ट क्या है। एक्चुअली में परनिशियस एनीमिया हमारी एक प्रकार का मैक्रोसाइटिक टाइप एनीमिया है। इसमें होता क्या है कि RBC का जो साइज होती है वो क्या कर जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब यह हुआ कि अगर आप CBC जांच कराने के बाद स्लाइड बनाए ना, तो स्लाइड बनाने के उपरांत आप माइक्रोस्कोपली देखेंगे कि उसमें जो RBC की साइज है ना वो आपको क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी। सबसे पहले तो ये हुआ ना। तो दूसरी परनिशियस एनीमिया में पहचानने का तरीका यह हुआ, CBC जांच करा लिए, CBC से भी कंफर्म नहीं हुआ, मान लीजिए RBC, WBC, प्लेटलेट घटे हैं, तो उससे तो आप नहीं कह सकते ना कि ये परनिशियस एनीमिया है, वो किसी दूसरे कारण भी कर सकते हैं। तो दूसरा चीजें क्या कराते हैं, हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड में हम ये देखते हैं कि कहीं हमारा RBC, WBC का साइज कुछ वेरी तो नहीं किया है। तो आप देखेंगे ना कि RBC का जो साइज होगा ना वो क्या किया रहेगा, बड़ा रहेगा ना। अब क्यों बड़ा रहेगा, आपको हम बताए थे, इसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके वजह से बोन मैरो हमारा क्या करने लगता है, इमैच्योर RBC बनाने लगता है ना। तो आगे नेक्स्ट हम इस टेस्ट के बाद हम ये बात करेंगे कि मान लीजिए आप उस सेल्स बड़ी देख लिए, तो उससे भी तो मान लीजिए कुछ और भी कारण हो सकता है कि वो या तो मान लीजिए बड़ी सेल्स RBC आपको दिखी, तो या तो उसका बोन मैरो में भी दिक्कत होगा, तब भी तो बना सकती है ना। तो नेक्स्ट टेस्ट में लिखा है कि मॉडरेट टू मार्क एनेसियोसाइटोसिस ऑफ पोइकियोसाइटोसिस। आप करेंगे क्या, आप मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, मार्किंग। जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन जब स्लाइड बना के देखेंगे ना तो उसमें RBC का साइज होगा ना, RBC का साइज नहीं बढ़ल ना, कोनो बढ़ल रही, कोनो घटल रही, कोनो छोट साइज ऐसे दिखी, कोनो ऐसे
टेढ़ा दिखेगा, कोनो ऐसे आधे साइड दिखेगा। ऐसे आपको पोकिलोसाइटोसिस का मतलब एनाइसोसाइटोसिस मतलब कि साइज वेरी करना ना, उनकी साइज कुछ वेरी की रहेगी, कोनो 2 माइक्रोन को, कोनो 3 माइक्रोन को, कोनो 4 माइक्रोन, कोनो 5 ऐसे होगी ना इनकी साइज। तो आप उसको क्या करेंगे, मॉडरेट मार्क करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे कहीं ज्यादा तो ऐसा किसी नहीं ना है, अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है तो कुछ तो दिक्कत है ना। हाँ, अगर सोचो मान लीजिए 1-2 हुआ तो किसी इन्फेक्शन की वजह से वो बेचारी हो गई। आरबीसी का एनाइसोसाइटोसिस का मतलब समझ रहे हैं ना, आरबीसी की साइज क्या करना, वेरी करना। वेरी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, गाढ़ बढ़ जाना, टेढ़ी हो जाना, हाँ टेढ़ी हो जाना, गाढ़ बढ़ जाना, साइज बढ़ जाना, बड़े वैसे तो बड़ी रहेगी। मान लीजिए किसी का साइज ऐसे हो जाएगी ना, किसी का साइज ऐसे हो जाएगी, किसी की साइज ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे गड़बड़ जाता है। तो एक्चुअली में आप उसको मार्क करेंगे, आप उस पर ध्यान देंगे कि अगर आपको कम है तो चलिए ठीक है, कम किसी कारणवश किसी इन्फेक्शन की वजह से आ गया होगा, लेकिन अगर ज़्यादा दिखे तो अब तो दिक्कत है ना। दिक्कत है इतनी साइज कैसे हमारी वेरी कर रही है। तो अगर साइज आरबीसी का वेरी कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे बोन मैरो में तो दिक्कत होगा। चलो हम बोन मैरो का टेस्ट करा लेते हैं, बोन मैरो से देख लेते हैं कहीं हमारा बोन मैरो ही तो दिक्कत नहीं ना है। अगर ढेर सारी आरबीसी बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसी में दिक्कत होगा, क्या पता वही इम्मेच्योर आरबीसी। हाँ, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करेंगे। अगर इस टेस्ट से आपको कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन तो होना ही चाहिए, अगर अच्छे पैथोलॉजी हो तो कंफ्यूजन होगा, यही से आपका नहीं कर देंगे कि तुमको एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया ना। आपके अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मान लीजिए ये ऐसा वेरी कर रहा है तो क्या कारण है इसका, ये चीजें होना चाहिए ना। तो अब नेक्स्ट टेस्ट उसको क्या करेंगे, बोन मैरो सर्टेन इंक्रीज नंबर ऑफ इरेथ्रोइड सेल्स। अब उसका बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बोन मैरो का मतलब बोन मैरो का आप टेस्ट कराएंगे। अब बोन मैरो में टेस्ट करके आप देखेंगे क्या जानते हैं, बोन मैरो में आप बोन मैरो का टेस्ट कराकर उसका स्लाइड बनाकर आप देखेंगे कि उसमें इंक्रीज नंबर ऑफ इरेथ्रोइड सेल्स, जो इरेथ्रोइड सेल्स जो होती है, इमैच्योर जो सेल्स होती है, इमैच्योर को हम इरेथ्रोइड सेल्स बोलते हैं ना। इरेथ्रोइड सेल्स किसको बोलते हैं, इमैच्योर इरेथ्रोइड सेल्स। तो आप स्लाइड बनाएंगे बोन मैरो का, जब स्लाइड बनाएंगे ना, बोन मैरो को फ्लूइड निकाल कर स्लाइड बनाएंगे तो देखेंगे ना कि आपको बहुत सारे ना नंबर मतलब इंक्रीज नंबर में काफी लार्ज अमाउंट में आपको इरेथ्रोइड सेल्स मिलेगी। अगर इरेथ्रोइड सेल्स मिली तो इतना तो ये होगा ना कि अही दादा हमारे बोन मैरो में क्या है दिक्कत है, यही से ये बन रहा है ना। तब अगर दवाई बोन मैरो पर चलाओ, पहले बोन मैरो चलाओगे तब आरबीसी चलाओगे। अब बोन मैरो ठीक हो जाए तब नया आरबीसी सही बनाने लगी, पता चले कि बोन मैरो का ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हो, आरबीसी बीमार दिले हो 10 महीना 6 महीना साल भर से, और बेचारा बनाता जा रहा है, तुम सही करते जा रहे हो, तो क्या दवाई सही चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप एक अच्छे पैथोलॉजी हैं तो आप उसके जड़ ले जाइए ना, किसका क्या कारण है, तभी तो उसका रिपोर्ट पता चलेगा। तो बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे कि इरेथ्रोइड सेल्स काफी लार्ज अमाउंट में दिखेंगे। तीसरा पचमा क्या लिखा है कि लैक ऑफ फ्री कैल्शियम इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जानते हैं आपको मैंने एक चीज पॉइंट लिखवाया था कि पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। वाई क्यों कमी हो जाती है? अगर मान लीजिए तुम खा रही हो फुल विटामिन B12 के सारे रिक्वायरमेंट आप खा रही हो, तभी हमारे बॉडी में पर्निशियस तभी आप पर्निशियस एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। खाएंगे तब कैसे कमी हो जाएगी? हाँ तो बताओ क्या कारण है? पर्निशियस एनीमिया में तो यही होता ही है, उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। अरे यार जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराते थे जैसे कि HCl ना, उसमें विटामिन HCl का सिक्रीशन ही नहीं होता है, कम होने लगता है। वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जब वो सिक्रीशन कम होई तो कितना खइबू दाल चावल दाल चीज जितना खइबू ना शरीर में एब्जॉर्प्शन ही ना होई, होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन के बाद मान लीजिए बन गया आपका विटामिन जो भी चीजें, तो एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, तो उस एब्जॉर्ब के लिए कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होती है ना, जैसे कि HCl, ये हमारे उस विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर सोचो वही सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो क्या
विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं। नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में विटामिन B12 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सा कारण बन जाता है? क्यों बनती है तो आपको बता दिए ना। तो देखिए कह रहा है कि लैक ऑफ फ्री HCl इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन। आप उसका देखेंगे ना, आप उसको देखेंगे कि उसके गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होगा HCl काफी कम अमाउंट में निकला रहेगा ना, कमी रहेगी। अब कमी है तो वैसे ही पता चल गया कि इसको क्या है, पर्निशियस एनीमिया है ना, क्योंकि ये HCl किसका एब्जॉर्प्शन कराता है? विटामिन B12 ना। अब वही कम है तो विटामिन B12 वैसे ही कम है, अब विटामिन B12 वैसे ही कम है तो क्या है? पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है सीरम आयरन लेवल में भी नॉर्मल। बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट करोगे ना तो आप देखेंगे क्या कि सीरम का, जब सीरम में आयरन की मात्रा देखेंगे तो वो लगभग नॉर्मल रहेगा। क्योंकि जानते हैं आयरन क्यों लगभग नॉर्मल रहेगा? बता सकते हैं? क्योंकि सेल्स तो बन रहे ना, RBC तो बन रहा है ना, और इसमें आपको पता है कि आयरन कंपोजिशन सही दिखेगा ना, तो आयरन आपको इसमें मिलेगा। कैसे RBC का फॉर्मेशन हो रहा है तो इमैच्योर में हो रहा है, इमैच्योर तो आयरन तो आपको दिखेगा ना। अरे तो उतना ही दिखेगा, नॉर्मल तो नहीं दिखेगा ना। नॉर्मल RBC नहीं, इसमें लिखा क्या है? मे बी नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता है ना, मे बी नॉर्मल नॉर्मल और एलिवेटेड बढ़ भी सकता ना। आप सीरम बिलिरुबिन में भी डिक्रीज, लेकिन सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा देखोगे तो क्या कर रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा, घटा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज नहीं, घटा ना। बिलिरुबिन की मात्रा क्या है? घट रही। समझ आया? ये तो सजी अब हमको टेस्ट पता चल गया। इतनी टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसको क्या है? पर्निशियस एनीमिया ना। अगर पर्निशियस एनीमिया कोई पेशेंट मिल जाए, एनीमिया का पेशेंट मिल जाए तो स्लाइड बना के आपको टेस्ट कर लेते हैं कौन सा एनीमिया है। कभी भी आएगा कोई 10 ग्राम पर डियर से HB कम से, तो उसको ये सब टेस्ट करना, जांच करना। हाई तो नहीं हो पाएगा बोन मैरो का, लेकिन ये सब तो टेस्ट हो ही जाएगा ना। उसका स्लाइड बना के देखोगे ना तो RBC का साइज कुछ वायरी किया रहेगा। आपको ये ऐसा टेस्ट आया है तो देखना सब। मेडिकेशन की बात करें, मेडिकेशन की सजी इतना पता तो चल गया, इसको हम सलाह क्या देंगे, कौन सी मेडिसिन चलाएंगे। तो आपका तो काम है नहीं लेबोरेटरी वाला का, ये तो डॉक्टर का काम है या नर्स का काम है। तो सबसे पहले देखिए मेडिकेशन में क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 इंजेक्शन देते हैं, मस्कुलर देते हैं मसल्स में। कौन सी इंजेक्शन? विटामिन B12 का मार्केट में इंजेक्शन आता है। कृपया ध्यान दें, ये सब दवाएं बिना फिजिशियन के सलाह से ही ले ना, अपने आप तुरंत न ले, जाकर मार्केट से खरीद कर नहीं लगाए ना। पता चले कि हम एनीमिया का पेशेंट है, हम अपने सिम्टम बता लिए, जाकर विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा लिए, तो ये सब घातक हो सकता है ना। कृपया डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये सब दवा का यूज करो। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 इंजेक्शन लेंगे, मार्केट में आसानी से मिलता है ये। आप विटामिन B12 का इंजेक्शन मांगेंगे तो ये आपको इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है ना, मसल्स में। आइए दूसरा, हाई डोजेज ओरल विटामिन B12 सप्लाई। ओरली भी एक दवाई आती है मार्केट में, ये तो इंजेक्शन है ना, टैबलेट भी आता है। विटामिन B12 का टैबलेट भी आता है जो मार्केट में आसानी से मिलता है, उसे ओरली सप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तीसरी की बात करें, ओरली साइनोकोबालामाइन ना, एक साइनोकोबालामाइन एक मेडिसिन होती है, वो खाली विटामिन B12 के लिए होती है ना, ये ओरली उसको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इतना देने के बावजूद भी वो सही नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें क्या किया जाए, खान पान को बढ़िया हो, दवाई के साथ साथ खाना भी सही अमाउंट में होगा। तो उम्मीद की होगी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना के रूप में